हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट को एस्टिमेट करने के मेथड्स, यानी कि जो लागत हमारे बिजनेस में लगती है, हमारे उत्पादन में लगती है, उसे हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है आपका बीबीए एमबीए में। तो इसकी यूटिलिटी क्या है कॉस्ट एस्टिमेशन की, हमें पता है। वी नो दैट द टोटल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता है, यानी उत्पादन के साथ साथ हमारी कुल लागत भी बढ़ती है। हम सबको पता, हमने पहले जो कॉस्ट फंक्शन से पढ़ लिया है। अच्छा, जैसे जैसे हम ज्यादा उत्पादन करेंगे हमारी कॉस्ट या लागत भी बढ़ती चली जाएगी, टोटल कॉस्ट बढ़ती है। द नॉलेज ऑफ हाउ द टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बिहेव विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। अब जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें अपनी लागतों का भली भांति से पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हमारे अगर लागतें ज्यादा हो जाती हैं तो हमारे प्रॉफिट पे या मुनाफे पे असर पड़ सकता है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसकी यूटिलिटी यही है कि ये हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता है। अब डिसीजन मेकिंग कौन कौन से होते हैं? वेदर टू इंक्रीज द आउटपुट, क्या हम आउटपुट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ठीक है। फिर वेदर प्लांट इज हैविंग ऑप्टिमम साइज, क्या प्लांट का ऑप्टिमम साइज है, यानी कि जितना हम उत्पादन कर सकते हैं क्या उतना कर रहे हैं या उससे हम कम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कम भी कर रहे होंगे ना तो आपको नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप ज्यादा उत्पादन करें तो मार्केट में ज्यादा बेच पाए और ज्यादा मुनाफा कमा पाए, लेकिन अगर आप उस साइज से कम उत्पादन कर रहे हैं तो होगा क्या कि आपको मुनाफा मिलने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। फिर वेदर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, क्या आपकी पिछली प्रोडक्ट्स है वो चल रही हैं और नई कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ये भी आपको कॉस्ट आपकी बता देती है, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप बता देता है। फिर वेदर टू इंक्रीज प्राइस और सप्लाई, क्या आपको प्राइस इंक्रीज करना चाहिए, सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए। देखिए, मैगी का पैकेट आपने सबने देखा होगा, एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैगी का पैकेट जो 5 रुपए का आता था आज लगभग वो 12 रुपए का आ रहा है, ठीक है। अब जो 5 रुपए वाले पैकेट की क्वांटिटी थी वो 12 रुपए वाले पैकेट में आपको मिल रही है, तो आप जो 12 रुपए वाला पैकेट है उसमें क्वांटिटी कम क्यों है, लेकिन कॉस्ट उसकी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है? कॉस्ट इसलिए इंक्रीज नहीं हो रही कि लोग उसका विरोध करेंगे या उसकी सेल्स कम हो जाएंगी। तो उन लोगों ने क्या किया, सप्लाई इंक्रीज की लेकिन प्राइस इंक्रीज नहीं किया, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी दे रहे थे वो कम कर दी। तो ये कुछ टैक्टिक्स होती हैं जो आपको अपनानी पड़ती हैं कि भाई बंदे को लगना चाहिए कि आज भी एक पैकेट मुझे 10-12 रुपए में मिल रहा है तो मैगी सस्ती है, लेकिन असल में उसके अंदर जो क्वांटिटी आ रही थी वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। वेदर टू एंटर एनी न्यू मार्केट, क्या नया मार्केट एंटर करना चाहिए, जैसे कि अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे हैं या किसी सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, आपका माल अच्छी तरह बिक रहा है, आपको मुनाफा भी हो रहा है। अब आप अगर ये सोचें कि मैं किसी नए शहर में, इस शहर से बाहर भी अपना उत्पादन बेच सकता हूं, तो उस समय आप अपने कॉस्ट को देखेंगे, अपने उत्पादन को देखेंगे, और ये उस समय डिसीजन मेकिंग में आपके बहुत काम आएगा। फिर would largely depend on the exact amount by which the total cost increases with increase in output। अब देखिए, यहां मैं समझाना चाहूंगी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आपका हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में जो आप मतलब मार्केट में नए में जाना चाह रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, सब में से वहां आपको ये देखना पड़ेगा क्या मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि मेरे मुनाफे फिर भी बढ़ेंगे नहीं। अगर मुनाफा बहुत कम बढ़ रहा है और कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो आप उत्पादन आपको नहीं बढ़ाना चाहिए, ना ही कोई ऐसा नया डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट कम बढ़ रही है और मुनाफा ज्यादा मिलने वाला है आपको, तो आप इस डिसीजन को ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट एक बड़ा ही अहम भूमिका निभाती है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है। देन एस्टिमेशन मेथड्स क्या क्या होते हैं? द कॉस्ट फंक्शन और कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से? इंजीनियरिंग में अप्रोच है इसका, अकाउंटिंग अप्रोच है, तीसरा है आपका स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंजीनियरिंग अप्रोच, अकाउंटिंग अप्रोच और स्टैटिस्टिकल अप्रोच। EAS, इसको आप कोड बना लीजिए, EAS यानी इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल अप्रोच आपके 3 मेथड है जिनसे आप कॉस्ट आउटपुट मेथड का एस्टिमेशन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होता है? इंजीनियरिंग मेथड ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन is based directly on the physical relationship of inputs to output
and uses the price inputs to determine cost. सिंपल सा मेथड, इसमें कुछ नहीं है। आपका कितने पैसे की यानी कितनी लागत आपकी लगी आपके इनपुट्स को जमा करने में। इनपुट्स क्या होते हैं? जिनसे हम उत्पादन करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, आपकी मशीनें हो गई, आपका प्लांट हो गया, फैक्ट्री, जो भी हमने इकट्ठा किया उसमें कितने पैसे लगे। उत्पादन करने के लिए हमें कुछ साधन चाहिए ना, वो साधन कितने पैसे के आए, ठीक है, और उससे हमने कितने का उत्पादन किया। तो ये हम इसमें इनपुट्स और आउटपुट का देख लेते हैं फिजिकल रिलेशनशिप। फिजिकल रिलेशनशिप का मतलब है तादाद, कितनी मात्रा में, मात्रात्मक रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं कि हमने कितने जो है क्वांटिटी ली हमने इनपुट्स की, कितनी हमारी आउटपुट की हो गई, ये हम देखते हैं। अब इनके प्राइस देख लेते हैं हम। कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए प्राइस देखने पड़ेंगे। भाई कॉस्ट कैसे नापेंगे? मनी टर्म्स में नापेंगे ना, तो मनी टर्म्स के लिए हम कॉस्ट देख लेते हैं और उसको डिटरमाइन कर लेते हैं कॉस्ट को। दिस मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रियल वर्ल्ड कॉस्ट फंक्शन रेस्ट clearly on the knowledge that the shape of any cost function is dependent on production function and price of inputs. production function हम आगे पढ़ेंगे और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है। production function कुछ नहीं होता, आपका टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है इनपुट्स और आउटपुट के बीच में, यानी कि कितने का हमने इनपुट लिया और कितना हमने उस पर उत्पादन किया, यही रिलेशनशिप होता है। Then Given the production function and input prices, अब production function input prices आपको मिले हुए हैं, तो the optimum input combination for a given output level can be determined. ये आप नाप सकते हैं। ये आपका थियरी के लिए मैंने नोट्स बनाए, इसको आप लिख सकते हैं अपने थियरी में। This method is called engineering method as the estimates of least cost combinations are provided by engineers. अब इंजीनियर्स आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यानी कि जिस मेथड से आपकी कम से कम लागत लगे आपके उत्पादन को करने में, वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो इंजीनियर्स बताते हैं, इसीलिए इसको इंजीनियर्स मेथड कहा जाता है। The assumption made by using this method is that both technology and factor prices are constant. अब इसके assumptions दो हैं, टेक्नोलॉजी आपकी सेम रहेगी और आपके फैक्टर प्राइसेस यानी जो साधन है उनकी जो कीमतें हैं वो स्थगित रहती हैं, वो आपको देखना पड़ता है। This method may not always give the correct estimate of cost as the technology and factor prices do change substantially over time. अब इसकी खामी क्या है, इस मेथड की कमी क्या है? वो ये है कि टेक्नोलॉजी भी सेम नहीं रहती भाई, जब समय चेंज होता है टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उसके साथ साथ प्राइसेस भी जो फैक्टर्स के वो भी चेंज होते हैं। तो इस मेथड में यही कमी है कि जब प्राइसेस चेंज होंगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो आपको ये मेथड दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। Therefore, this method is more relevant for the short period. तो लॉन्ग पीरियड में ये मेथड काम नहीं आता, शॉर्ट पीरियड में 2-4 महीने या साल भर तक के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस मेथड को रिव्यू करना पड़ेगा। फिर आता है आपका अकाउंटिंग अप्रोच। In accountancy, the cost-output relationship is estimated by dividing the total cost into fixed cost, variable cost and semi-variable cost. Fixed cost हमें पता है, कैपिटल है हमारा, जो भी हमने मशीन ली है, हमने ये सोच कर ली है कि भाई 20 साल तो चलेगी। जो फैक्ट्री लगाई है वो भी सोच के ली है कि भाई 50 साल तो इसकी बिल्डिंग हिलने वाली नहीं है। फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। सेमी वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वो क्या है कि फिक्स तो है लेकिन वेरी भी की जा सकती है। जैसे आपका जैसे सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर्स, आपकी कोई होटल है आपके पास में, उसमें आप होटल है या फैक्ट्री आपकी नमकीन बनाने की, स्नैक्स बनाने की फैक्ट्री है, तो वहां पर जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे आपके गैस के सिलेंडर्स ज्यादा लगते जाएंगे या गैस के चूल्हे भी ज्यादा लगेंगे। अब वो थोड़ी दिन में खराब भी हो जाती हैं चीजें, ये ज्यादा दिन चलने वाली है, अब 30-40 साल तो चलेंगी नहीं ये चीजें, तो आपकी नॉर्मली इनकी जो कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल है, वेरी करेगी लेकिन थोड़े समय के लिए वो स्थगित रहती है। अब गैस का सिलेंडर लिया है तो सोच के चलिए कि 5 दिन, एक फैक्ट्री में 5-7 दिन तो वो निकाल देगा, ठीक है, घर में तो वो लगभग महीने भर चलता है, लेकिन फैक्ट्री में जहाँ ज्यादा काम दिन रात चलेगा तो 4-5 दिन वो चलेगा, तो 5 दिन के लिए हम इसकी कॉस्ट फिक्स रख सकते हैं, डेली हमें वो चेंज नहीं करना है। फिर आपका इसी तरह से और बहुत सारे जैसे कैमरे में लेंसेज होते हैं, या आपके जैसे आपके होटल में फ्राइंग पैन्स यूज होते हैं। घर में जो फ्राइंग पैन होता है वो नॉर्मली 5-6 महीने या साल भर तो आराम से निकाल देता है, लेकिन एक होटल में जो फ्राइंग पैन, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, वो 10-12 दिन से फालतू नहीं चलता। क्योंकि जब हम एक होटल में गए थे तो सर्वे करने के लिए, तो उसने बताया कि मैम हमारा फ्राइंग पैन 10 दिन से फालतू नहीं चलता है, 10-12 दिन में खराब हो जाता है, हमें नया लेना पड़ता है। तो ऐसी कॉस्ट जो होती है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आती है।
फिर ऑल दीज कंपोनेंट्स आर देन सेपरेटली एस्टिमेटेड। अब वेरिएबल कॉस्ट जो रोज चेंज, जैसे मैदा का खर्चा है, स्नैक्स बनाने में बेसन का खर्चा है, या जो चीजें लगातार चेंज हो, वेरिएबल हो। बड़ी फैक्ट्रीज में वेरिएबल क्या होता है, लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट है। आपको लेबर ज्यादा चाहिए तो आप लेबर ज्यादा रख सकते हैं, कम चाहिए तो कम रख सकते हैं। छोटी फैक्ट्रीज जैसे बेकरी प्लांट्स है, स्नैक्स की फैक्ट्रीज है, वहां पर आपका रॉ मटेरियल है वो वेरिएबल है, लेबर भी कई बार वेरिएबल होता है, बहुत सारी चीजें वेरिएबल होती हैं। नॉर्मली आप लेबर को वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं। देन the average variable cost, the semi variable cost which is fixed over a certain range of output and fixed cost are determined on the basis of inspection and experience। आप जब बिजनेस करते हैं तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई देखो इस बिजनेस में इतना मेरा कॉस्ट लग रही है, अमूमन इतना ज्यादा मेरा माल बिक रहा है, इतना उत्पादन हो रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। आप थोड़ा बहुत इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं कितनी लागत लग रही है आपकी, ठीक है। इन सबके कॉस्ट को आप एस्टिमेट करेंगे। फिर द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी देन बी ऑब्टेन्ड थ्रू अ सिंपल अरिथमेटिक प्रोसीजर। सिंपल अरिथमेटिक प्रोसीजर क्या होता है, प्लस माइनस करके कि भाई इतना इस चीज में लग गया, प्लस कर दो, फिर इतना इस चीज, जैसे लेबर कितने का आया, बिजली कितने की खर्च हुई, गैस सिलेंडर्स कितने के हुए। जो छोटी सी फैक्ट्री, हम स्नैक फैक्ट्री लिए ना हमने, उसमें कितना कितना हमारा क्या लग गया, नमक तेल घी कितना लग गया, वो सब हम उसका हिसाब किताब जोड़कर अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसीजर से। द अकाउंटिंग मेथड अपीयर्स टू बी क्वाइट सिंपल। अब ये सिंपल बहुत लग रहा है कि भाई जोड़ो, सारा कॉस्ट जोड़ो और आपका कॉस्ट निकल गई, टोटल कॉस्ट निकल गई, बट इट इज अ बिट क्यूम्बरसम। लेकिन ये थोड़ा सा क्यूम्बरसम है, बहुत ज्यादा, मतलब इसमें कॉस्ट जोड़नी पड़ती है, सबकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा क्यूम्बरसम है, बहुत देर का काम है। आर as one has to maintain a detailed breakdown of cost over a period of time to arrive at good estimates of actual cost output relationship। तो actual cost और output relationship निकालने के लिए इसमें टाइम भी लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और क्यूम्बरसम है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। One must have experience with a wide range of fluctuations in output rate to come up with accurate estimates। अब estimates निकालने के लिए, आगे के लिए आपको बहुत ज्यादा अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट में के रेट्स कैसे घटते बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ रीजनल, कुछ आपके सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर आपने स्नैक्स की फैक्ट्री और आप फ्रेंच फ्राइज भी उसमें बना रहे हैं या आलू की स्नैक्स बना रहे हैं, तो आलू एक मौसम में सस्ता होता है, किसी मौसम में महंगा भी हो जाता है, तो आपको कॉस्ट फ्लक्चुएशन देखने पड़ते हैं। फिर दालें भी महंगी सस्ती थोड़ी बहुत होती रहती हैं, बेसन भी आपका महंगा सस्ता होता रहता है। ये फ्लक्चुएशंस पे जैसे डिपेंड करता है, जैसे चने का उत्पादन इतना ज्यादा होगा सस्ता हो जाएगा, अगर चने की दाल महंगी हो गई तो बेसन भी महंगा हो गया। तो ये सब चीजें आपके एक्सपीरियंस में होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं बिजनेस में। देन स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या है? इट इज द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। ये कॉस्ट आउटपुट के लिए बहुत ही वाइडली यूज, मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। अंडर दिस मेथड द हिस्टोरिकल डेटा ऑन कॉस्ट एंड आउटपुट आर यूज्ड to estimate the cost output relationship। The basic technique is used for this purpose। अब historical data, सब फर्म्स के पास अपना हिस्टोरिकल डेटा होता है कि भाई हमने इतने का उत्पादन किया था और इतनी हमारी लागत लग गई थी, ठीक है। जैसे कि 20 क्विंटल किसी चीज का उत्पादन किया आपने, स्नैक्स का, अगर आपने 10 बोरी 20 बोरी निकाले हैं स्नैक्स या पैकेट्स निकाले, तो उसके लिए कितनी आपकी कॉस्ट लगी, वो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा कौन सा होता है, पुराना डेटा जो आपकी फैक्ट्री में यूज हो रहा है, या आपने देखा कि भाई 10 साल से फैक्ट्री आपकी चल रही है, 10 सालों में कितने का उत्पादन किया, कितनी कॉस्ट लगी, सब आपका डेटा होता है आपकी लॉग बुक्स में, वो आप देख सकते हैं। द बेसिक टेक्निक इज यूज फॉर दिस पर्पस। बेसिक टेक्निक यूज करते हैं। डेटा कुड बी टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा यानी कि समय के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल डेटा होता है कि जनवरी में इतना हुआ, फरवरी में इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ, क्रोनोलॉजी यानी समय के अनुसार, ठीक है। डेटा हम देख लेते हैं। Could be time series data of a firm in the industry or of all firms in the industry or a cross section। अब time series data of firm, अपनी फर्म का हो सकता है, या जो फर्म है इंडस्ट्री में उसका हो सकता है, या सारी इंडस्ट्रीज का हो सकता है। अगर आप कोई नई फर्म लगा रहे हैं तो आप सारी फर्म्स का एक साथ देख सकते हैं कि भाई नॉर्मली इन लोगों की इतनी लागत आती है। अगर आप देखिए, अगर आप बेकरी प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई चीनी मिल लगाना चाहते हैं, तो आप बाकी की जो चीनी मिलें हैं, शुगर मिल्स हैं, उनके फंक्शन को देखेंगे कि वो कितनी लागत लगती है, कितना उत्पादन होता है, कितना नुकसान होता है, किस सीजन में उत्पादन करते हैं, तो वहां जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं और वहां का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन डेटा, क्रॉस सेक्शन डेटा क्या होता है
कि उस समय एक पॉपुलेशन लिया आपने, जैसे आपने 4 फैक्ट्रीज का डेटा कलेक्ट किया, वो क्रॉस सेक्शन एक समय के लिए डेटा कलेक्ट किया, भाई फरवरी और जनवरी के महीने के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया, तो वो क्रॉस सेक्शन डेटा है, एक समय पर जो डेटा ले लिया जाए स्टडी के लिए। फॉर अ पर्टिकुलर ईयर फ्रॉम वेरियस फर्म्स इन द इंडस्ट्री, आपने बहुत सारी फर्म्स ली, उन सभी फर्म्स का सपोज जनवरी 2024 के लिए आप सभी फर्म्स का डेटा कलेक्ट करने हुए क्रॉस सेक्शन डेटा हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके हिसाब से ये आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये हमारे एस्टिमेशन के मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे? एक तो इंजीनियरिंग अप्रोच है, जहां पे आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आपके देते हैं, जो आपके जो फैक्टर्स है जो भी है उसमें इंजीनियर्स आपके लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन देते हैं। दूसरा अकाउंटेंसी अप्रोच है, बहुत सिंपल है। तीसरा स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो हमने आज आंसर किया है, ये आ जाता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप इसे ऐसे आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू।